बात सन 1921 की है, जब गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ा था। इस आंदोलन में गांधी जी ने सामाजिक लोगों एवं युवाओं से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। इन्हीं में एक 15 साल का लड़का भी था जो गांधी जी से प्रभावित होकर इस असहयोग आंदोलन में शामिल हो गया। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारी कभी रोड के किनारे, कभी पुलिस स्टेशन के सामने और कभी शहर की मुख्य जगहों पर जाकर शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया करते थे। ऐसे ही एक प्रदर्शन के दौरान उस 15 साल के लड़के ने देखा कि अंग्रेज पुलिस निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसा रही है। गुस्से में तमतमाए उस लड़के ने पास रोड पे पड़े एक पत्थर को उठाया और लाठी मार रहे एक पुलिस ऑफिसर के सर पर जोर से दे मारा। उसके बाद आंदोलनकारियों के साथ साथ उस लड़के को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तारीख थी 24 दिसंबर और जगह थी मध्य प्रदेश। इसके बाद उस लड़के को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने लड़के से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने जवाब दिया, आजाद। मजिस्ट्रेट ने दूसरा प्रश्न पूछा, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? लड़के ने जवाब दिया, स्वतंत्रता। मजिस्ट्रेट ने तीसरा प्रश्न किया, तुम्हारा घर कहाँ है? लड़के ने जवाब दिया, जेल खाना। गुस्साए मजिस्ट्रेट ने लड़के को 15 कोड़े लगाने की सजा दी। मजिस्ट्रेट से 15 कोड़े मारने की सजा मिलने के बाद उस लड़के को कोड़े मारने के लिए भरी ठंड में बाहर एक खंबे से बांधा गया और पुलिस वाले ने उस लड़के को कोड़े मारने शुरू किए। ऐसा कहा जाता है कि जितनी जोर से पुलिस वाला कोड़े मारता, उससे ज्यादा जोर से वो लड़का चिल्लाता, भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय। और जितनी जोर से वो लड़का चिल्लाता, उससे ज्यादा जोर से वो पुलिस वाला उसे कोड़े मारता। इस चिल्लाने और कोड़े मारने का सिलसिला जब खत्म हुआ तो उस लड़के के पीठ की चमड़ी उधड़ चुकी थी और उसकी सारी पीठ खून से लथपथ हो चुकी थी। और यहीं से शुरुआत होती है उस कभी ना खत्म होने वाली वीरगाथा की। मैं बात कर रहा हूं महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की। आपने शायद जीवन में कभी ऐसा समय देखा हो जब आगे का कोई रास्ता नजर नहीं आता। आप जिस तरफ देखते हैं आपके लिए एक नई जंग तैयार होती है और भरोसा और साथ देने के लिए कोई नहीं होता। मैक्सिमम लोग ऐसी परिस्थितियों में निराशा के गर्त में चले जाते हैं, कई डूब जाते हैं और कई बेचारे बनकर रह जाते हैं। लेकिन यही वो परिस्थितियां हैं जो महान योद्धा का निर्माण करती हैं। यही वो परिस्थितियां हैं जो एक व्यक्ति को उठाकर जीवन की नई ऊंचाइयों तक ले जाती हैं। मैंने एक किताब में पढ़ा था, मुश्किल परिस्थितियों में ही नायक का निर्माण होता है, और उस समय हमारे देश की परिस्थितियां कुछ ऐसी ही थीं। उस पर आज की व्यवस्थाओं में क्रांतिकारियों के जीवन और उनकी दशा का अंदाजा लगा पाना भी नामुमकिन है। मैं इस वीडियो के माध्यम से कोशिश करूंगा कि आपके दिमाग में क्रांतिकारियों के जीवन की एक सही इमेज बना सकूं। चंद्रशेखर आजाद का जन्म सन 1906 को मध्य प्रदेश के भावरा नामक गांव में हुआ था। उनके पिता सीताराम तिवारी एवं माता जगरानी देवी मूलतः उत्तर प्रदेश से थे, लेकिन जीविका की तलाश में वो भावरा में आकर बस गए थे। पंडित सीताराम तिवारी गाँव के सम्मानीय एवं ईमानदार लोगों में आते थे, और जैसा कि हम सब जानते हैं, ईमानदार व्यक्ति के लिए पैसा कमाना थोड़ा मुश्किल काम होता है। और क्योंकि उस समय देश के हाल बुरे थे, इसीलिए ये काम और भी मुश्किल था। उनके जीवन में लगभग पैसे की कमी हमेशा ही बनी रही। उनका एक पुत्र था जिसका नाम था सुखदेव। उसके बाद उनके लगातार 3 पुत्र हुए और खत्म हो गए। उसके बाद उनके घर में पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने चंद्रशेखर रखा। और इस तरीके से 3 पुत्रों की मृत्यु हो जाने के बाद पंडित सीताराम तिवारी के 2 पुत्र बचे थे, सुखदेव तिवारी एवं चंद्रशेखर तिवारी। वैसे तो चंद्रशेखर आजाद के बचपन के बारे में बहुत कम जानकारी अवेलेबल है, पर महेश शर्मा अपनी किताब अमर क्रांतिवीर चंद्रशेखर आजाद में लिखते हैं, चंद्रशेखर आजाद बचपन से ही तेज प्रवृत्ति के थे। वो ना तो जी चुराते थे, ना ही किसी काम के लिए बहाना बनाते थे। उनका बचपन ग्रामीण बच्चों की तरह उनके गांव में ही बीता। चंद्रशेखर आजाद के बचपन के बारे में एक और जानकारी उनके साथ क्रांतिकारी रहे शिव वर्मा की किताब रिमिनिसेंस ऑफ फेलो रिवोल्यूशनरी से मिलती है। बचपन से ही पढ़ने लिखने की बजाय तीर कमान या बंदूक चलाने में आजाद की रुचि अधिक थी। वे प्रायः स्कूल से बहाना लेकर घर से निकल जाते थे और रास्ते में दोस्तों के साथ थानेदार डाकू का खेल खेलते रहते या फिर तीर कमान चलाने का अभ्यास करते थे। आजाद की इन सब बातों से परेशान होकर उनके माता पिता ने उन्हें काम या नौकरी में लगा देने की सोची। तहसील में नौकरी मिल भी गई, लेकिन आजाद भला उन सब में कब बंधने वाले थे। अवसर मिलते ही वो एक मोती बेचने वाले के साथ बंबई चले गए। वहां उन्हें कुछ मजदूरों की सहायता से जहाजों को रंगने वाले रंगसाजों की मदद से काम मिल गया, और उन्हीं की सहायता से उनके साथ उन लोगों की कोठरी में लेटने भर की जगह भी मिल गई। अपने बंबई के जीवन की चर्चा करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने वैशंपायन से बतलाया था कि शाम को वे मजदूर उन्हें अपने साथ कोठरी पर ले गए। खाने के लिए पूछा तो कह दिया खा चुका हूँ दिया। दूसरा दिन मूंगफली भेल खाकर और पानी पीकर पार कर दिया। 1 सप्ताह तक यही क्रम चलाने के बाद उन्होंने होटल की शरण ली। आजाद के बंबई के जीवन के बारे में बताते हुए वैशंपायन ने लिखा है, आजाद का बंबई में जीवन कुछ अच्छा नहीं था। वहां पे उन्होंने मजदूरों की स्थिति बहुत नजदीक से देखी। धीरे धीरे उन्हें बंबई के उस यंत्रवत जीवन से घृणा हो गई। वे अनुभव करने लगे कि यदि उन्हें पेट भरने के लिए नौकरी या मजदूरी ही करनी है तो वह अलीराजपुर में ही मिल जाएगी। इसके लिए घर छोड़कर इतने कष्ट उठाने की क्या आवश्यकता है। तब एक रविवार को जब वे नहा धोकर होटल में भोजन करने गए तो भोजन करते करते उन्होंने बंबई छोड़ने का निश्चय किया, परंतु घर वापस नहीं जाना था, इसीलिए संस्कृत पढ़ने बनारस
जाने का विचार किया। होटल से भोजन करने के पश्चात उन्होंने सीधे रेलवे स्टेशन की राह पकड़ी। सामान तो घर से कुछ लेना नहीं था, जो कुछ था वह पास ही था। एक सप्ताह की कमाई भी जेब में थी। स्टेशन पर जानकारी प्राप्त कर बनारस की गाड़ी में बिना टिकट जा बैठे। बंबई से जाते समय वे एक चीज अवश्य साथ ले गए और वह था मजदूरों के जीवन का उनका अपना खुद का अनुभव। क्रांतिकारी जीवन में जब मजदूरों की परिस्थिति के विषय में चर्चा चलती थी तो वे उस पर अधिकार पूर्वक बोलते थे। उसी प्रकार भावना में वे आदिवासी तथा किसानों के जीवन को निकट से देख चुके थे। इसीलिए किसान और मजदूरों की जब वो चर्चा करते थे तो उनकी सहानुभूति की झलक स्पष्ट दिखाई देती थी। जब चंद्रशेखर आजाद बंबई छोड़कर ट्रेन से बनारस पहुंचे तब उनकी उम्र लगभग 14 साल थी और यह साल था 1919। और इसी साल सन 1919 को ब्रिटिश सरकार ने भारत में रोलेट एक्ट लागू किया, जो किसी भी भारतीय को बिना किसी मुकदमे के जेल में डालने की इजाजत देता था। इस कानून के खिलाफ पूरे भारत में व्यापक प्रदर्शन हुए, विशेषकर पंजाब में। महात्मा गांधी ने इस रोलेट एक्ट के खिलाफ असहयोग आंदोलन का आह्वान किया। 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन और विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। पंजाब में इसका नेतृत्व दो महत्वपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू कर रहे थे। इसके 3 दिन बाद 9 अप्रैल 1919 को ब्रिटिश सरकार ने डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया। इससे जनता में भारी आक्रोश फैल गया और अमृतसर में इस गिरफ्तारी के खिलाफ उग्र प्रदर्शन हुए। इसके ठीक अगले दिन यानी कि 10 अप्रैल 1919 को ब्रिटिश पुलिस ने अमृतसर पर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाईं, जिससे दंगे भड़क उठे। स्थिति को संभालने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को अमृतसर भेजा और उसने 12 अप्रैल को वहां पर मार्शल लॉ लागू कर दिया। अगर इस सारे घटनाक्रम को हम सिलसिलेवार समझने का प्रयास करें तो 10 अप्रैल 1919 को ब्रिटिश सरकार ने रोलेट एक्ट पारित किया, जिससे जनता में आक्रोश फैल गया। 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन और राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। इसके बाद 9 अप्रैल 1919 को अमृतसर में स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया। 10 अप्रैल 1919 की सुबह गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। 10 अप्रैल 1919 को दोपहर होते होते ब्रिटिश सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाईं, जिससे दंगे भड़क उठे और 11 अप्रैल 1919 को ब्रिटिश सरकार ने शहर को नियंत्रित करने के लिए सेना तैनात की। 12 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर अमृतसर पहुंचा और शहर पर मार्शल लॉ लागू कर दिया। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी थी, जो कि पंजाब का एक प्रमुख त्योहार है। इस दिन हजारों लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए, जिसमें महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे और किसान शामिल थे। जलियांवाला बाग चारों तरफ से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था और इसमें जाने का केवल एक सकरा रास्ता था। जनरल रेजिनाल्ड डायर अपने 90 सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग में पहुंचा और उसने चारों तरफ से बाग को घेर लिया। इसके बाद बिना किसी चेतावनी के रेजिनाल्ड डायर ने गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने 10 मिनट में 1650 राउंड गोलियां चलाईं और बाग में मौजूद लोगों के लिए बचने का कोई भी रास्ता नहीं था। यह घटना कुछ इस प्रकार थी। 13 अप्रैल बैसाखी के पर्व का दिन। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक अमृतसर में बैसाखी का पर्व मनाने के लिए हजारों लोग इकट्ठा हो रहे थे। 12:30 से 2:30 बजे तक बड़ी संख्या में लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे होने लगे। लगभग 2 बजे तक ब्रिटिश सरकार ने शहर में किसी भी प्रकार की सभा या प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन इसकी कोई भी सूचना आम जनता को नहीं दी गई। शाम को 3 से 4 बजे के बीच जलियांवाला बाग में लगभग 5000 लोग एकत्रित हो चुके थे, जिनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल थे। इसके बाद लगभग 4:15 पर ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को जलियांवाला बाग में एक बड़ी सभा होने की सूचना मिली। 4:30 बजे डायर 90 सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग पहुंचा। 4:35 पर उसने बाग के एकमात्र सक्रिय प्रवेश द्वार को बंद कर दिया। 4:40 पर बिना किसी चेतावनी के डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया और शाम 4:41 से लेकर 4:51 तक यानी कि लगभग 10 मिनट ब्रिटिश सैनिकों ने लगातार 1650 राउंड गोलियां चलाई। कई लोग दीवार पर चढ़ने की कोशिश में मारे गए। सैकड़ों लोग जलियांवाला बाग के कुएं में कूदकर मारे गए। 4:51 पर जब सैनिकों की गोलियां खत्म हो गई तब फायरिंग रोकी गई और 5 बजे जनरल डायर अपनी सेना लेकर वापस चला गया। शाम 5:30 से 6 बजे तक स्थानीय लोग घायलों की मदद करने पहुंचे। रात 8 बजे ब्रिटिश सरकार ने पूरे अमृतसर शहर में कर्फ्यू लगा दिया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार मारे जाने वाले लोगों की संख्या लगभग 379 थी और घायलों की संख्या 1000, पर असल में लगभग मारे जाने वाले लोगों की संख्या 1000 से ज्यादा थी और घायलों की संख्या की कोई गिनती ही नहीं है। कई लोग कुएं में कूदने के कारण दम घुटने से मारे गए। इस घटना का पूरे देश में कड़ा विरोध हुआ। इस हत्याकांड ने पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्से की लहर दौड़ा दी। इस जघन्य हत्याकांड के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश था। हर देशवासी के मन में अंग्रेज सरकार के प्रति गुस्सा थी और इस पूरी घटना ने पूरे देश के साथ साथ मुंबई से ट्रेन पकड़कर बनारस जा रहे 15 साल के चंद्रशेखर आजाद को भी झकझोर कर रख दिया। जलियांवाला बाग नरसंहार का चंद्रशेखर आजाद के मन में बहुत गहरा असर हुआ। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब भी हम जीवन में कोई बड़ा कदम उठाते हैं
या बड़ा कदम उठाने के बारे में सोचते हैं तो इसके पीछे बहुत सारे छोटे छोटे रीजन या बहुत सारी छोटी छोटी घटनाएं होती हैं जो हमारे मन में उस कदम को उठाने के विचार को बनाती हैं और उसको मजबूत करती हैं। और बीतते हुए समय के साथ जब वह विचार मजबूत हो जाते हैं या हमारा मन उस कदम को उठाने के लिए पर्याप्त विचार इकट्ठे कर लेता है या पर्याप्त कारण इकट्ठे कर लेता है, तब जाकर हम वो कदम उठाते हैं, चाहे वह कितना भी मुश्किल हो या उसमें कितना भी खतरा हो। लेकिन कुछ घटनाएं जीवन में ऐसी होती हैं जो एकदम से हमारे मन को बदल कर रख देती हैं और हमारा जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। ठीक ऐसी ही घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड थी। यह घटना इतनी बड़ी थी कि इसने चंद्रशेखर आजाद के मन को अचानक से पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इसके बाद समाज के सभी वर्गों ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। युवाओं ने नौकरी छोड़ दी, लोगों ने विदेशी चीजों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया, स्टूडेंट ने स्कूल और कॉलेज छोड़ दिया। चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों के खिलाफ हो रहे इस असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। उस समय वो बनारस उत्तर प्रदेश में एक सड़क के किनारे कुछ लोगों के साथ अंग्रेजी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। देखते ही देखते वहां पर बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी हो गई और वो लोग बहुत तेजी से अंग्रेज सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। स्थिति को हाथ से निकलता देख ब्रिटिश पुलिस वहां पर पहुंच गई और उसने उन आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। चंद्रशेखर आजाद ने पास बड़े पत्थर को उठाया और एक पुलिस ऑफिसर के सर पर दे मारा। उसके बाद आंदोलनकारियों के साथ 15 वर्षीय चंद्रशेखर आजाद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। चंद्रशेखर आजाद को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां पे उनने अपना नाम पूछने पर नाम आजाद बताया और उस दिन के बाद चंद्रशेखर तिवारी का नाम चंद्रशेखर आजाद पड़ गया। इस गिरफ्तारी के बाद चंद्रशेखर आजाद ने कसम खाई कि वो दोबारा कभी अंग्रेजों के हाथ गिरफ्तार नहीं होंगे। वो अक्सर कहा करते थे, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। इस गिरफ्तारी और सजा पाने के बाद भी चंद्रशेखर आजाद कंटिन्यू असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट करते रहे। अब तक उनका पढ़ाई से मोह भंग हो चुका था और वो पूरी तरह से देश के स्वतंत्रता आंदोलन का भाग बन चुके थे। जब असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था और सारे देश को लगने लगा था कि अब आजादी मिलने ही वाली है, तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। सन 1919 में जब उन्होंने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, तब उन्होंने लोगों से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अहिंसक विरोध प्रदर्शन करने की अपील की थी। भारतीय जनता ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार, सरकारी नौकरियां छोड़ने, स्कूल कॉलेज ना जाने और ब्रिटिश अदालतों में ना जाने जैसे कार्य किए। लेकिन साल 2021 के आखिर में आंदोलन कुछ जगहों पर हिंसक होने लगा और 4 फरवरी 1922 को इसने एक नया रूप ले लिया। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर सत्याग्रही ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाल रहे थे। इस जुलूस में 3000 से ज्यादा लोग शामिल थे, जिसमें किसान, मजदूर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। आंदोलनकारी स्थानीय बाजार से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे थे। लेकिन जब सत्याग्रही थाने के पास पहुंचे तो वहां पर मौजूद ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। जब सत्याग्रही नहीं रुके और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नारेबाजी चालू रखी तो पुलिस भड़क गई। ब्रिटिश अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया और उन्हें डंडों से पीटना शुरू कर दिया, जिससे कई लोग घायल हो गए। इसके बावजूद जब भीड़ नहीं हटी तो पुलिस ने गोलियां चला दी, जिससे 3 सत्याग्रही शहीद हो गए। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया। हमले में उन्होंने पुलिसकर्मियों पर पत्थर बरसाए और उन्हें पुलिस स्टेशन के अंदर खदेड़ दिया और फिर थाने के दरवाजे को बाहर से बंद कर पूरे भवन में आग लगा दी। इस आग में 23 पुलिसकर्मी जलकर मर गए। जब गांधी जी को इस चौरी चौरा की घटना का पता चला तो वो बहुत निराश और दुखी हुए। उन्होंने कहा, भारतीय जनता अभी अहिंसा के लिए तैयार नहीं है और 12 फरवरी 1922 को उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी। गांधी जी के अचानक से असहयोग आंदोलन वापस लेने से भारतीय समाज 2 गुटों में बंट गया। एक जो अभी भी सोचता था कि अहिंसा के साथ आजादी हासिल की जा सकती है और दूसरा जिसको यह विश्वास हो गया था कि केवल अहिंसा के दम पर हम आजादी हासिल नहीं कर सकते। और इन्हीं में थे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, रामप्रसाद बिस्मिल, जिन्होंने आजादी के लिए सशस्त्र आंदोलन करने का फैसला लिया। साल 1921 के अंत में 15 करोड़ की सजा मिलने के बाद चंद्रशेखर आजाद के शरीर को काफी नुकसान हुआ था और उसके 3 महीने बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया। स्वस्थ हो जाने के बाद चंद्रशेखर आजाद काशी विद्यापीठ में भर्ती हो गए और यहीं पर उनकी मुलाकात क्रांतिकारी मनमथनाथ गुप्त और प्रणवेश चटर्जी से हुई। मनमथनाथ गुप्त और प्रणवेश चटर्जी पहले ही क्रांतिकारी दल की सदस्यता प्राप्त कर चुके थे। जब उनकी नजर चंद्रशेखर आजाद पर पड़ी तो धीरे धीरे करके इन दोनों ने चंद्रशेखर आजाद से संपर्क किया और उन्हें भी क्रांतिकारी दल में सम्मिलित कर लिया। तब से लेकर जीवन के अंत तक चंद्रशेखर आजाद क्रांति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहे। आजाद जोशीले और साहसी नौजवान थे। उनके इन्हीं गुणों के कारण जब भी क्रांतिकारी दल द्वारा कोई एक्शन लिया जाता था तो उसमें चंद्रशेखर आजाद को आवश्यक रूप से भेजा जाता था। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ की गई कई कार्यवाहियों में चंद्रशेखर आजाद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के सदस्य बन जाने के बाद चंद्रशेखर आजाद की मुलाकात दल के मुखिया पंडित रामप्रसाद बिस्मिल से हुई और यहीं से
उनके क्रांतिकारी जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। उस समय क्रांतिकारी दल में सदस्यों की संख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की जरूरत, क्योंकि इससे एक तरफ जहां क्रांतिकारी दल को मजबूती मिलती, वहीं दूसरी तरफ उनके विचारों का प्रचार प्रसार भी होता। इस काम के लिए चंद्रशेखर आजाद को नियुक्त किया गया और वो इस काम को करने में जुट गए। चंद्रशेखर आजाद ब्राह्मणों का वेश बनाकर गांव-गांव जाते और नव युवकों से बात करते। जिन युवकों के विचार उन्हें क्रांतिकारी प्रतीत होते, उनको वो अपने क्रांतिकारी दल में शामिल कर लेते और आगे बढ़ जाते। इस प्रकार चंद्रशेखर आजाद के प्रयासों से काफी कम समय में क्रांतिकारी दल में लोगों की संख्या काफी बढ़ गई। लेकिन संगठन को चलाने के लिए जिस चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है वह होता है धन, और संगठन के पास पैसे की कमी लगभग हमेशा ही बनी रहती थी। उनके पास लूटने के अलावा धन इकट्ठा करने का और कोई रास्ता नहीं बचा था। सन 1925 आते आते दल की माली हालत इतनी खराब हो गई थी कि दल के सदस्यों के पास खाने और कपड़े पहनने के लिए तक पैसे नहीं बचे थे। तब सबने मिलकर निर्णय लिया कि अगर लूटना ही है तो क्यों ना ब्रिटिश सरकार के सरकारी खजाने को लूटा जाए। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, एक दिन मैं रेल के सफर में गार्ड के डिब्बे के पास बैठा था। मैंने देखा कि स्टेशन मास्टर एक थैली लाए और गार्ड के डिब्बे में एक लोहे के संदूक में डाल गए। अगले दिन स्टेशन पर फिर ऐसा हुआ। मैंने अनुमान लगाया कि लोहे का संदूक गार्ड के डिब्बे में जंजीर से बंधा रहता होगा। पता चला कि ये सारा पैसा टैक्स का पैसा था जिसे सरकार को भेजा जाता था। एक दिन मैंने लखनऊ स्टेशन पर देखा कि गार्ड के डिब्बे से कुली लोहे के संदूक को उतार कर ले जा रहे हैं। मैंने नोट किया कि उसमें ना तो जंजीर थी और ना ही ताला जड़ा हुआ था। मैंने उसी समय तय किया कि मैं इसी पे हाथ मारूंगा। इस सरकारी खजाने को लूटने के लिए राम प्रसाद बिस्मिल ने क्रांतिकारियों के एक दल को चुना, जिनमें राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, सचिंद्र बख्शी, अशफाक उल्लाह खां, मुकुंदी लाल, मनमथ नाथ गुप्त, बनवारी लाल, मुरारी शर्मा और चंद्रशेखर आजाद थे। इस सरकारी पैसे को लूटने के लिए राम प्रसाद बिस्मिल ने काकोरी को चुना, जो कि लखनऊ से 8 किलोमीटर दूर शाहजहांपुर रूट पर एक छोटा सा स्टेशन था। प्लान बनाया गया कि दल के सभी लोग शाहजहांपुर से ट्रेन में चढ़ेंगे और काकोरी के पास पहले से तय स्थान पर ट्रेन की चेन खींची जाएगी। इसके बाद कुछ लोग जाकर गार्ड के डब्बे में रखे पैसे से भरे संदूक को अपने कब्जे में ले लेंगे। राम प्रसाद बिस्मिल अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, हमने ये तय किया था कि हम किसी को शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, खासकर आम लोगों को। मैं ट्रेन में ही ऐलान कर दूंगा कि हम ये सरकार द्वारा अवैध रूप से जमा किया हुआ धन को लेने आए हैं। हमारा मकसद किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं है। ये भी तय हुआ था कि हम में से 3 लोग जिन्हें हथियार चलाने आते हैं गार्ड के केबिन के पास खड़े रहेंगे और रुक रुक कर फायर करेंगे, ताकि कोई भी केबिन तक पहुंचने की हिम्मत ना कर सके। हम इससे ये भी आभास देने की कोशिश कर रहे थे कि ट्रेन को बहुत से सशस्त्र लोगों ने घेर रखा है। प्लान के मुताबिक सभी लोग 9 अगस्त को शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन में पहुंच गए। ये सभी लोग शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन अलग अलग दिशाओं से आए थे। इन सभी क्रांतिकारियों ने उस स्टेशन पर एक दूसरे की तरफ देखा तक नहीं। इन सभी ने बहुत नॉर्मल कपड़े पहन रखे थे और अपने कपड़ों के अंदर हथियार छुपा रखे थे। ट्रेन में चढ़ने के बाद इन सभी ने ट्रेन के दरवाजे के पास लगी हुई ट्रेन रोकने वाली चेन के पास जगह ली, ताकि ट्रेन रुकने के बाद उन्हें नीचे उतरने में ज्यादा समय ना लगे। राम प्रसाद बिस्मिल लिखते हैं, जैसे ही ट्रेन ने सीटी दी और स्टेशन से आगे बढ़ने लगी, मैंने अपनी आंखें बंद की और गायत्री मंत्र का जाप करने लगा। जैसे ही मुझे काकोरी स्टेशन का साइन बोर्ड दिखाई दिया, मेरी सांसें तेज हो गई और मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक जोर की आवाज आई और ट्रेन ठीक उसी जगह पर रुक गई जहां हमने तय किया था। राजेंद्र लाहिड़ी ने बिल्कुल सटीक जगह पर चेन खींची थी। मैंने तुरंत अपनी पिस्टल निकाल ली और चिल्लाकर कहा, शांत रहिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम सिर्फ सरकार से वो धन लेने आए हैं जो हमारा है। अगर आप अपनी सीट पर बैठे रहेंगे तो आपको नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इसके बाद क्रांतिकारियों ने जाकर गार्ड के केबिन से रुपयों से भरे लोहे के संदूक को अपने कब्जे में ले लिया। क्योंकि लोहे का संदूक बहुत भारी था और उसे लेकर भागना संभव नहीं था, इसीलिए उस लोहे के संदूक को वहीं पर तोड़ना जरूरी हो गया। क्योंकि अशफाक उल्लाह खां सबसे मजबूत थे, इसीलिए वो उस संदूक को तोड़ने में जुट गए। जब बहुत देर तक कोशिश करने के बाद भी संदूक नहीं टूटा, तब अशफाक ने सबकी तरफ देखते हुए कहा कि लगता है ताला अटक गया है, मैं कोई दूसरा रास्ता निकालता हूं। तभी वहां पर एक ऐसी घटना हुई जिसने वहां पर उपस्थित सभी लोगों का जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। ट्रेन का एक यात्री अहमद अली 2 डब्बे पहले एक डब्बे से उतरता है और गार्ड के केबिन की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। दरअसल अहमद अली लेडीज डब्बे की तरफ जा रहा था, जहां पर उसकी पत्नी बैठी हुई थी। क्योंकि ट्रेन रुकी हुई थी तो उसने सोचा जाकर पत्नी का हालचाल ले लिया जाए। उसे इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि ट्रेन में क्या हो रहा है। आगे राम प्रसाद बिस्मिल अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, मुझे सारा माजरा समझने में ज्यादा देर नहीं लगी, लेकिन मेरे साथी उतनी तेजी से चीजों का आकलन नहीं कर पाए। मनमथ नाथ गुप्त बहुत उत्साही थे, लेकिन उन्हें हथियार चलाने का अनुभव नहीं था।
जैसे ही उन्होंने उस शख्स को केविन की तरफ आते देखा, उन्होंने उसको निशाने पर ले लिया। मैं उनसे कहने ही वाला था कि हमारी तरफ आते हुए शख्स से हमें कोई खतरा नहीं है, लेकिन नर्वस मनमत नाथ ने अपनी पिस्तौल का ट्रिगर दबा दिया। अहमद अली को गोली लगी और वो वहीं पर जमीन पे गिर गया। इस बीच अशफाक पैसों से भरे लोहे के संदूक को तोड़ने में व्यस्त थे, लेकिन संदूक नहीं टूटा। अंत में बिस्मिल ने हथौड़ा संभाला और संदूक के ताले पर पूरी ताकत से वार किया। ताला टूटकर नीचे गिर गया और सारे रुपयों को निकाल कर चादर में बांध लिया गया। इस पूरे ऑपरेशन को खत्म होने में आधे घंटे का समय भी नहीं लगा। इस ट्रेन डकैती की खबर आग की तरह पूरे देश में फैल गई। लोग इस डकैती की वजह पूछने लगे। बिस्मिल लिखते हैं, जैसे ही लोगों को पता चला कि इस हमले में बहुत कम लोग शामिल थे और इसका उद्देश्य केवल जमा किए गए टैक्स को लूटना था, वो हमारे साहस से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें यह बात भी पसंद आई कि हमने ट्रेन से सरकारी पैसे के अलावा कुछ भी नहीं लूटा। भारत के अधिकतर अखबारों ने हमें देश का हीरो करार दिया। अगले कई हफ्तों में युवाओं में एचआरए की सदस्यता लेने की होड़ लग गई। इस घटना को लोगों ने एक साधारण लूट की तरह नहीं लिया, इसको एक ऐसी घटना के तौर पर लिया जिसने भारत में आजादी की लड़ाई को एक बड़े कैनवास पर स्थापित कर दिया। लूट की जगह छोड़ने से पहले सभी लोगों ने उस जगह को बहुत अच्छे से चेक किया कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, लेकिन इतनी परेशानियां उठाने के बाद भी उन्हें लोहे के संदूक से केवल 5,000 रुपए ही मिले। लूट के पैसों के साथ गोमती नदी के किनारे पैदल चलकर उन लोगों ने लखनऊ शहर में प्रवेश किया। मनमथ नाथ गुप्त ने अपनी किताब दे लिव्ड डेंजरसली में लिखा, हम चौक की तरफ से लखनऊ में दाखिल हुए। ये लखनऊ का रेड लाइट इलाका था जो हमेशा जागता रहता था। चौक में दाखिल होने से पहले आजाद ने सारे पैसे और हथियार बिस्मिल को सौंप दिए। आजाद और मुझे लखनऊ शहर का कोई भी तजुर्बा नहीं था। हमें नहीं पता था कि हमें कहाँ जाना है। आजाद ने सुझाव दिया कि क्यों ना हम पार्क की बेंच पर सो जाएं, और आखिर में हमने पार्क में ही एक पेड़ के नीचे अपनी आंख मूंदने की कोशिश की। भोर होते ही चिड़ियां चहचहाने लगी और हमारी आंख खुल गई। जैसे ही हम पार्क से बाहर निकले, हमें अखबार का शोर सुनाई दिया, काकोरी में डकैती, काकोरी में डकौती। हमने आंखों ही आंखों में एक दूसरे की तरफ देखा। हमारे काम के अंजाम देने के कुछ घंटों के भीतर ही यह खबर आग की तरह फैल गई थी। उस समय क्रांतिकारियों को लगा कि उन्होंने डकैती वाली जगह पर कोई भी सबूत नहीं छोड़ा है, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि ट्रेन के पास हो रही अफरा तफरी में वो वहां पर एक चादर भुलाए थे जिस पर शाहजहांपुर के एक धोबी का निशान था। इससे पुलिस को अंदाजा हो गया कि डकैती में शामिल कुछ लोगों का संबंध शाहजहांपुर से है। पुलिस ने शाहजहांपुर में उस धोबी को ढूंढ निकाला और वहां से पुलिस को पता चला कि यह चादर एचआरए के एक सदस्य की है। यही नहीं, क्रांतिकारियों के कुछ साथियों ने भी उन्हें धोखा दिया। राम प्रसाद बिस्मिल अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, दुर्भाग्यवश हमारे बीच भी एक सांप रह रहा था। वह उस शख्स का बहुत करीबी दोस्त था जिस पर मैं संगठन में आंख मूंद कर विश्वास करता था। मुझे बाद में पता चला कि यह शख्स काकोरी टीम की गिरफ्तारी ही नहीं बल्कि पूरे संगठन को निस्तेनाबूद करने के लिए जिम्मेदार था। बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में इस शख्स का नाम नहीं लिखा, लेकिन प्राची गर्ग अपनी किताब काकोरी में लिखती हैं, बनवारी लाल भार्गव एचआरए के सदस्य थे। काकोरी डकैती में भी उनकी भूमिका हथियार सप्लाई करने की थी। बाद में चले मुकदमे में फांसी से बचने और सरकार द्वारा दी गई आर्थिक मदद की सहायता के एवज में वो सरकारी गवाह बन गए थे। सरकार ने काकोरी कांड में शामिल लोगों को गिरफ्तार करने के लिए 5,000 रुपए का इनाम रखा और इसके 3 महीने के भीतर ही काकोरी डकैती में शामिल सभी लोगों की गिरफ्तारियां शुरू हो गई। इस ऑपरेशन में सिर्फ 10 लोग शामिल थे, लेकिन लगभग 40 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस डकैती में जो 10 लोग शामिल थे उसमें से सिर्फ चंद्रशेखर आजाद को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। राम प्रसाद बिस्मिल सबसे लास्ट में गिरफ्तार हुए। इन सब पर डकैती और हत्या का मुकदमा चला और अप्रैल 1927 को मुकदमे का फैसला सुनाया गया। अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिरी, रोशन सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा सुनाई गई। पूरे भारत में इसके खिलाफ प्रदर्शन हुए। मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना इन क्रांतिकारियों के समर्थन में उतर आए। सेंटर कमेटी ने वायसराय से अपील की कि फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया जाए, लेकिन वायसराय ने इस मांग को ठुकरा दिया। 19 दिसंबर 1927 को राजेंद्र लाहिरी, रोशन सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी पर चढ़ा दिया गया। उसी दिन अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद जेल में फांसी दी गई। मनमथ नाथ गुप्त को 14 साल की सजा सुनाई गई। इस पूरी घटना ने चंद्रशेखर आजाद को अकेला छोड़ दिया था। उनके सारे साथी या तो गिरफ्तार हो चुके थे या फांसी पर चढ़ चुके थे। शिव वर्मा अपनी किताब रिमिनिसेंस ऑफ फेलो रिवोल्यूशनरीज में आगे लिखते हैं, आजाद अपने नाम को सार्थक रखना चाहते थे। एक बार ही नहीं, कितनी ही बार उन्होंने दावा किया था कि कोई भी जीते जी मेरे शरीर को हाथ न लगा सकेगा। काकोरी की धरपकड़ शुरू होने के पहले ही अधिकांश साथियों को एहसास हो गया था कि कुछ होने वाला है। आजाद उस समय बनारस में थे। दूसरे साथियों के फैसले का इंतजार किए बगैर ही घर जाने का बहाना लेकर एक दिन अचानक उन्होंने बनारस छोड़ दिया। आजाद अगर चाहते तो आसानी से घर जा सकते थे, क्योंकि उस समय पार्टी या पुलिस किसी भी व्यक्ति को उनके घर का पता ना था। फिर भी वे घर न जाकर
झांसी चले गए। वह उनके लंबे फरार जीवन का श्री गणेश था। उनके निकटतम साथियों के अनुसार झांसी आकर वो चुपचाप बैठ गए, किसी को अपने वहां होने की सूचना तक नहीं दी। आजाद की आदत थी कि उन्हें या उनके रहने की जगह जानने वाला जब भी कोई साथी पकड़ा जाता था तो वो अपने रहने की जगह तुरंत बदल देते थे, और शायद यही वजह थी कि अनेकों बार मुखबरी करने के बाद भी पुलिस उन्हें कभी पकड़ नहीं पाई। एचआरए के बड़े नेता राम प्रसाद बिस्मिल और अन्य साथियों के फांसी या गिरफ्तार हो जाने के बाद संगठन की पूरी जिम्मेदारी अब चंद्रशेखर आजाद पर आ गई थी। उनके सामने दो कठिनाइयां थी। पहली, खुद को संभालना और बचाना, क्योंकि पुलिस उनके पीछे हाथ धोकर पड़ी थी, और दूसरी, संगठन में फिर से नए लोगों को भर्ती करना ताकि संगठन को मजबूत बनाया जा सके। व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि यह शायद दुनिया के कठिनतम कामों में से एक था, क्योंकि एक तरफ जहां खुद को बचाने का चैलेंज, वहीं दूसरी तरफ इसी प्रेशर में संगठन को फिर से खड़े करने की जिम्मेदारी। और इतने सारे नजदीकी साथियों के अचानक से चले जाने के बाद जो दुख पहुंचा उसके बारे में ना किसी ने सोचा और ना किसी ने लिखा। पर मुझे लगता है कि एक व्यक्ति जिसके लिए संगठन ही सब कुछ था, जो अपने संगठन के दोस्तों के साथ बैठकर स्वतंत्रता के सपने देखता था, संगठन के सारे साथियों के अचानक चले जाने के बाद मन को जो आघात लगा होगा उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन शायद यही वो पल थे जिस पल में लिए गए निर्णय चंद्रशेखर आजाद को करोड़ों लोगों का आदर्श बना देते हैं। शिव वर्मा आगे लिखते हैं, काकोरी केस के अभियुक्तों के भाग्य का फैसला हो गया था, लेकिन मौत की सजा पाए 4 व्यक्तियों से सांस लेने का अधिकार समाप्त करने की फर्ज अदाई अभी बाकी थी। इसके अतिरिक्त 2 व्यक्ति और थे जिन्हें अभी तक पुलिस कटघरे में खड़ा नहीं कर पाई थी और उनकी तलाश सरगर्मी से की जा रही थी। इन दोनों फरार अभियुक्तों में से कुंदन लाल से हम लोगों का संपर्क पहले हुआ और आजाद से उसके कुछ दिनों के बाद। दल की ओर से इन दोनों को अलग से नाम ना देकर उस समय हम लोगों ने इन्हें क्रमशः नंबर 1 और नंबर 2 की संज्ञा दे दी। और एक दिन जब सुरेंद्र पांडे ने आकर मेरे कान में कहा कि नंबर 2 आ गए हैं और आज रात तुम्हें उनसे मिलना है, तो मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। दूसरों से आजाद के बारे में जो कुछ सुना था उसके सहारे कल्पना के सहयोग से दिमाग में मैंने इनकी एक तस्वीर बना ली थी। सुरेंद्र की बात से वह तस्वीर चढ़ती फिरती सी लगने लगी। विजय और सुरेंद्र उस समय तक सीआईडी की नजरों पर चढ़ चुके थे और उनकी गतिविधियों पर पुलिस की कड़ी निगाह थी, लेकिन मैं अभी भी उस अभिशाप से बरी था। फिर भी उस दिन शाम से ही मैंने अपने चारों ओर निगाह रखनी शुरू कर दी, कहीं ऐन मौके पर कोई पीछा न कर ले। गर्मियों के दिन थे। निश्चित समय से काफी समय पहले ही मैं कॉलेज से निकल पड़ा और यह जानने के लिए कि कोई पीछा तो नहीं कर रहा है, मैंने इधर उधर काफी चक्कर लगाए, कई पार्कों में बैठा, सुनसान गलियों से होकर गुजरा, और जब यकीन हो गया कि मैं अकेला ही हूं तो रात के लगभग 9 बजे श्री राधा मोहन गोकुल जी के मकान पर जाकर दरवाजा खटखटाया। राधा मोहन जी ने दरवाजा खोला और कुछ कहे बगैर ऊपर छत की ओर जाने को इशारा किया। वहां खुली छत पर चांद के रुपहले प्रकाश में एक व्यक्ति चटाई पर उघारे बदन पालथी लगाए अकेले बैठा हम लोगों की प्रतीक्षा कर रहा था। सांवला रंग, गठा हुआ तगड़ा जिस्म, औसत लंबाई से कुछ नाटा कद, तेज चुभती हुई आंखें, चेहरे पर चेचक के गहरे दाग। यह काकोरी केस के फरार अभियुक्त चंद्रशेखर आजाद थे, जिनका नाम ब्रिटिश साम्राज्यशाही के लिए आतंक बन चुका था और जिनकी गर्दन के इंतजार में अंग्रेजी शासन के जल्लाद का फंदा बेकरार था। उनके दाहिने घुटने के पास जिस्म से सटा उनका रिवॉल्वर पड़ा था। मुझे ऐसा लगा मानो कोई खूंखार लेकिन वफादार पालतू जानवर अपने मालिक की सुरक्षा समझकर उसके कदमों पर सिर रखकर थोड़ी देर के लिए सुख की नींद ले रहा हो। आजाद से वह मेरा पहला परिचय था। इस मीटिंग में चंद्रशेखर आजाद ने शिव वर्मा, सुरेंद्र और विजय, जो कि अभी अभी संगठन में शामिल हुए थे, उनसे 4 बातों का विशेष ध्यान रखने को कहा। पहला, संगठन के पुराने संपर्कों को फिर से बनाना। दूसरा, हथियारों को इकट्ठा करना। तीसरा, बंगाल से संपर्क स्थापित करना, क्योंकि वहां पर भी क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत तेज थी। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी स्थिति में भावावेश या जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लेना। काकोरी कांड के बाद चंद्रशेखर आजाद को नए क्रांतिकारियों की तलाश थी। उनका नाम देश के लगभग हर आदमी को पता चल गया था और सभी प्रमुख क्रांतिकारियों के फांसी और जेल चले जाने के बाद उस समय चंद्रशेखर आजाद ही क्रांतिकारियों की केवल एक उम्मीद थे। भगत सिंह 1924 और 25 के दौरान गणेश विद्यार्थी और वीर सावरकर के संपर्क में आए। वो पहले से ही अनाथ आश्रम और भारत नौजवान सभा जैसे संगठनों का हिस्सा थे और इन्हीं के माध्यम से भगत सिंह की मुलाकात चंद्रशेखर आजाद से हुई। एक और घटना जो उस समय की बताई जाती है, एक अंग्रेज पुलिस ऑफिसर तसद्दुक हुसैन विशेष रूप से चंद्रशेखर आजाद के पीछे पड़ा था। चंद्रशेखर आजाद जहां भी जाते वो पता करके उनके पीछे पहुंच जाता। चंद्रशेखर आजाद कई बार इससे बच के निकले, लेकिन फिर भी चंद्रशेखर आजाद के पीछे पीछे यह पुलिस ऑफिसर पड़ा रहता था और इससे चंद्रशेखर आजाद को अपनी गतिविधियों को अंजाम देने में दिक्कत आ रही थी। कुछ सोचकर चंद्रशेखर आजाद एक दिन अचानक से उस पुलिस ऑफिसर के सामने जा खड़े हुए और अपनी पिस्टल को उसकी छाती पर लगाते हुए पूछा कि बता तू क्या चाहता है। सामने चंद्रशेखर आजाद को देखकर पुलिस वाला समझ गया कि अब वो मरने ही वाला है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने उससे कहा कि अगर तू अपनी जान बचाना चाहता है तो मेरा पीछा करना छोड़ दे।
उसके बाद उस पुलिस ऑफिसर ने चंद्रशेखर आजाद का पीछा कभी नहीं किया। इसके लगभग 2 साल बाद सन 1927 में ब्रिटिश सरकार ने एक समिति का गठन किया जिसका काम भारत में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करना था। सन 1928 में यह समिति भारत आई। इसका नाम था साइमन कमीशन। लेकिन भारत में इसका पुरजोर विरोध हुआ और विरोध का सबसे बड़ा कारण यह था कि इस समिति को भारत के संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करना था और इसमें कोई भारतीय ही शामिल नहीं था। जब यह साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो इसके खिलाफ लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। इस विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए जेम्स ए स्कॉट के आदेश पर अंग्रेज पुलिस ने विरोध कर रहे भारतीयों के ऊपर लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। इस लाठीचार्ज में गंभीर रूप से घायल होने के बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। इस घटना से सभी क्रांतिकारी गुस्से में थे। लाला लाजपत राय स्वतंत्रता के सबसे आगे चलने वाले सेनानियों में से थे और जिस विरोध प्रदर्शन में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी वह अहिंसात्मक विरोध प्रदर्शन था। लाला लाजपत राय की अचानक मृत्यु ने क्रांतिकारियों के मन में बदला लेने की भावना को भर दिया और उसके बाद चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और राजगुरु ने मिलकर बदला लेने की योजना बनाई। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, राजगुरु और जयगोपाल लाहौर पुलिस स्टेशन के पास इंतजार कर रहे थे। जैसे ही जॉन पी सैंडरसन पुलिस स्टेशन से बाहर आया, राजगुरु ने उस पर पहली गोली चलाई जिससे सैंडरसन घायल हो गया। इसके तुरंत बाद भगत सिंह ने सैंडरसन पर कई गोलियां चलाई जिससे सैंडरसन की मौके पर ही मौत हो गई। सैंडरसन को मारने के बाद जब भगत सिंह और राजगुरु डीएवी कॉलेज के हॉस्टल की तरफ भाग रहे थे तो एक पुलिस हवलदार चानन सिंह उनके पीछे दौड़ रहा था। हॉस्टल से सारा नजारा देख रहे चंद्रशेखर आजाद को यह अंदाजा हो गया था कि भगत सिंह और राजगुरु ने अपनी पिस्तौल सैंडरसन पर खाली कर दी हैं और उनके पास गोलियां नहीं बची हैं। शिव वर्मा अपनी किताब रिमिनिसेंस ऑफ फेलो रिवोल्यूशनरी में लिखते हैं, सैंडरसन को मारने के बाद राजगुरु और भगत सिंह को डीएवी कॉलेज के छात्रावास की ओर जाना था। आजाद छात्रावास के अहाते के पास खड़े सब कुछ देख रहे थे। भगत सिंह और राजगुरु अपनी अपनी पिस्तौलें सैंडरसन पर खाली कर चुके थे। यह आजाद जानते थे। अपना काम पूरा कर चुकने के बाद जब दोनों साथी छात्रावास की ओर जाने लगे तो चानन सिंह ने उनका पीछा किया। उस दौड़ में भगत सिंह सबसे आगे थे, फिर राजगुरु, फिर चानन सिंह। थोड़ी देर बाद चानन सिंह बीच में आ गया। ना जाने क्या सोचकर उसने राजगुरु को नहीं पकड़ा, उसने भगत सिंह को ही अपना निशाना बनाया था। वह एक अजीब दौड़ थी जिसमें चानन सिंह भगत सिंह को पकड़ने की कोशिश कर रहा था और राजगुरु पीछे से चानन सिंह को पकड़कर शायद भगत सिंह को बचाने के फेर में थे। दो में से किसी भी साथी के पकड़े जाने का मतलब था मौत और फांसी। जिंदगी और मौत की उस सरपट दौड़ में धीरे धीरे तीनों की दूरी कम होने लगी और थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि दोनों में से एक को पकड़ लेने में चानन सिंह निश्चय ही कामयाब हो जाएगा। वह दोनों से तगड़ा था और उसकी लंबी बलिष्ठ भुजाएं सफलता के इंतजार में भगत सिंह की ओर बढ़ रही थी। लेकिन इससे पूर्व कि चानन सिंह अपनी मुराद को पूरी कर सके, एक गोली आई और उसकी रान को छीलकर निकल गई। वह रुका नहीं, भागता गया। तभी दूसरी गोली आई और उसके पेट में समा गई। वह वहीं ढेर हो गया। यह आजाद के माउजर पिस्तौल से निकली गोली थी। जिस समय तीन व्यक्ति पास पास और इतनी तेजी से भाग रहे हों, उस समय निशाने की थोड़ी सी चूक अपने ही किसी साथी को ढेर कर सकती थी। ऐसी स्थिति में इत्मीनान के साथ निशाना लेकर ठीक व्यक्ति को मार गिराना आजाद का ही काम हो सकता था। मोर्चे के हर काम को पूरे आत्मविश्वास और इत्मीनान के साथ संचालन करना उनकी विशेषता थी। सैंडरसन को मारने के बाद सभी क्रांतिकारी अंग्रेज सरकार की बहुत कोशिशों के बावजूद लाहौर से बड़े आराम से उन्हें चकमा देकर जा निकले। लाहौर से निकलने के बाद चंद्रशेखर आजाद कानपुर पहुंचे, जो उस समय क्रांतिकारियों का गढ़ हुआ करता था। लाहौर पहुंचने के बाद चंद्रशेखर आजाद नए क्रांतिकारियों को भर्ती करने और दल को मजबूत करने के काम में फिर से लग गए। कानपुर में कुछ समय रुकने के बाद चंद्रशेखर आजाद बनारस चले गए, जहां पे उन्होंने कई क्रांतिकारियों से मुलाकात की और इसके कुछ समय के बाद चंद्रशेखर आजाद झांसी चले गए। सन 1930 से लेकर 1931 तक चंद्रशेखर आजाद का मुख्य ठिकाना झांसी ही था, जहां पर वो बाबा हरिशंकर ब्रह्मचारी के रूप में साधु बनकर रहे। झांसी में चंद्रशेखर आजाद ओरछा के जंगलों में हथियार चलाने का प्रशिक्षण देते थे। झांसी के पास वो सीताराम मंदिर में रुकते थे और वहीं पे हथियार चलाने की गुप्त योजनाएं बनाते थे। झांसी में रहते हुए चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की मां से मिलने भी गए। काकोरी कांड और सैंडरसन को मारने के मुख्य आरोपी के रूप में चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेज पुलिस पागलों की तरह ढूंढ रही थी, लेकिन शायद उनके बारे में उस समय यह कहना सही होगा कि चंद्रशेखर आजाद को पकड़ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। इस बारे में उनके साथ रहे शिव वर्मा अपनी किताब में आगे लिखते हैं। आजाद के लंबे फरार जीवन का दूसरा राज था उनकी सूझबूझ और उनकी सतर्कता। फरारी की हालत में वे काफी दिनों तक झांसी से मील दूर सतारा नदी के किनारे कुटिया बनाकर ब्रह्मचारी साधु के वेश में रह रहे थे। एक बार पड़ोस के गांव में कोई कत्ल हो गया। औरों के साथ साथ पुलिस ने उनका भी ठौर ठिकाना पूछा। आजाद ने बड़े शांत भाव से कह दिया कि वे साधु हैं और साधुओं का कोई ठौर ठिकाना नहीं होता। साथ में पुलिस वालों को यह उपदेश भी दे दिया कि साधुओं का ठौर ठिकाना
पूछने से उनका व्रत टूट जाता है, अस्तु वे साधुओं से दोबारा इस प्रकार के प्रश्न ना करें। ऐसे ही एक बार वे झांसी से सतार की अपनी कुटिया में जा रहे थे। रास्ते में पुलिस के 2 सिपाहियों ने उन्हें रोका और पूछा, क्या तू आजाद है? कोई दूसरा होता तो अनायास इस प्रकार का नाम सुनकर चौंक पड़ता, लेकिन आजाद ने शांत भाव से साधुओं की भाषा में प्रश्न पर कुछ ज्ञान को पुट करते हुए और चिढ़ाते हुए कहा कि साधु तो आजाद ही होते हैं, उन्हें बंधनों से क्या वास्ता। पुलिस वालों को शायद कुछ शक हुआ था, वे उनसे थाने तक चलने का आग्रह करने लगे। आजाद ने पहले तो हनुमान जी की पूजा में विलंब हो जाने का बहाना किया, लेकिन जब पुलिस वाले इस प्रकार भी उन्हें छोड़ने पर राजी ना हुए तो उन्होंने पैतरा बदला और दृढ़ता से बोले, तुम्हारे थाने के दरोगा से हनुमान जी बड़े हैं, मैं तो हनुमान जी का हुक्म मानूंगा, तुम मानो अपने दरोगा की। उस समय तक आजाद के बारे में बहुत सी किंवदंतियां फैल चुकी थी। अस्तु बाबा जी को नाराज होते देख दोनों सिपाही सकपका गए। आजाद ने उनकी घबराहट भांप ली और 9-2-11 हो गए। आजाद भूमिगत जीवन के नियमों का पालन करने में दूसरों से तो अनुशासन की उम्मीद करते ही थे, स्वयं भी नियमों का सख्ती से पालन करते थे। उन्होंने कभी भी केवल गप हाँकने के लिए ना तो किसी को अपने बारे में कुछ बतलाया और ना ही दल के बारे में कोई बखान किया। वे कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्या बात करते हैं, इसकी रिपोर्ट अनावश्यक तौर पर सिर्फ किसी का दिल बहलाने के लिए किसी को देना पार्टी विरोधी काम मानते थे। यहां तक कि आगरा केंद्र पर भगवान दास और सदा शिवराव को छोड़कर अन्य किसी से अपने गांव तथा माता पिता के बारे में कभी भी कोई बात नहीं की। आजाद के लंबे फरार जीवन का एक और भी राज है। कुछ लोगों की आकृतियां रास्ता चलते लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। फरार जीवन में आकृति की यह विशेषता प्रायः अभिशाप बन जाती है। काकोरी के शहीद अशफाक उल्लाह खां के साथ यही दिक्कत थी। भगत सिंह को भी साधारण लोगों के बीच में छिपा कर रखना आसान नहीं था, लेकिन आजाद अपने गठे हुए तगड़े जिस्म के बावजूद इस अभिशाप से बरी थे। वे जनेऊ धोती चोटी के साथ भागवत की एक पोथी लेकर कथावाचक बन सकते थे। सादी टोपी और साधारण कुर्ता पहनकर रोजगार चलाने वाला खाता पीता बनिया बन सकते थे। मैली बनियान और मोटी धोती में किसी संपन्न परिवार के घरेलू नौकर बन सकते थे और खाकी वर्दी पर बेल्ट लगाकर पुलिस के दरोगा बन सकते थे। सैंडरसन की हत्या के बाद जब लाहौर से चिड़िया तक बाहर नहीं जा सकती थी, उस समय आकृति की इन्हीं सब विशेषताओं के सहारे सबसे आसानी के साथ लाहौर से आजाद ही निकले थे। चंद्रशेखर आजाद की सबसे बड़ी कमजोरी थी आंसू। किसी की आंखों में आंसू देखकर वो खुद को रोक नहीं पाते थे। इसी प्रकार की एक घटना के बारे में बताते हुए शिव वर्मा लिखते हैं कि एक बार चंद्रशेखर आजाद आगरा के केंद्र में आकर लुके थे। उस समय आगरा का केंद्र ही क्रांतिकारियों का मुख्य केंद्र हुआ करता था। जब चंद्रशेखर आजाद केंद्र में रहते थे तो वो बहुत चौकस रहते थे। केंद्र में रात को बारी बारी से पहरा देने का नियम था, लेकिन एक दिन बहुत सारे साथियों के एक साथ आ जाने के कारण केंद्र में बहुत सारे लोगों की भीड़ हो गई। अपनी लापरवाही के कारण इतने चुने हुए साथी कहीं एक साथ पुलिस की गिरफ्त में न आ जाएं, इसीलिए वो लोग बड़ी सतर्कता से रह रहे थे। बहुत सारे साथियों के होने के कारण रात को पहरा देने की ड्यूटी का समय तो कम था, लेकिन चौकसी उसी अनुपात में बढ़ गई थी। तभी आधी रात को पहरा देते हुए एक साथी की आंख लग गई। अचानक आजाद की नींद खुली तो उन्होंने साथी को सोता हुआ पाया। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने उस साथी को इतना ज्यादा चिल्लाया कि उसकी आंख में आंसू आ गए, लेकिन वह कुछ बोला नहीं। उस साथी की आंखों के आंसू को आजाद ने पढ़ लिया था। दूसरे दिन सुबह जैसे ही उस साथी की ड्यूटी खत्म हुई, आजाद उठ खड़े हुए और जाकर उस साथी के गले मिले, और उस समय आजाद की आंखों में भी आंसू थे। इसी बीच 1929 में अंग्रेज सरकार पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल पास करना चाहती थी, जो क्रांतिकारियों और मजदूरों के अधिकारों को सीमित करता। यह बिल ब्रिटिश सरकार के खिलाफ काम करने वाले क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों को रोकने के लिए लाया गया था। इसके तहत क्रांतिकारी संगठनों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता था। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लिखने, भाषण देने और आंदोलन करने वालों को देश से बाहर भी निकाला जा सकता था। इसका उद्देश्य भारतीय क्रांतिकारियों, विशेष रूप से HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो कि HRA का रूप था, और कांग्रेस नेताओं को दबाना था। क्रांतिकारियों ने निर्णय लिया कि वो इस बिल के विरोध में असेंबली में बम फेंकेंगे। चंद्रशेखर आजाद खुद बम फेंकना चाहते थे, लेकिन HSRA के सभी सदस्य इसके खिलाफ थे। इसके बाद भगत सिंह ने बम फेंकने की पेशकश की, लेकिन चंद्रशेखर भगत सिंह को भी वहां पे नहीं भेजना चाहते थे। बाद में HSRA की सेंट्रल कमेटी की बैठक में भगत सिंह ने यह काम खुद करने के लिए सभी मेंबर्स को मना लिया और अपना साथ देने के लिए बटुकेश्वर दत्त को चुना। शिव वर्मा अपनी किताब में आगे लिखते हैं, दिल्ली में जब निश्चित रूप से यह फैसला हो गया था कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ही असेंबली में बम फेंकने जाएंगे, तो मुझे और जयदेव को छोड़कर बाकी सब साथियों को आदेश दिया गया कि वे दिल्ली से बाहर चले जाएं। आजाद को झांसी निकलना था। जब वे चलने लगे तो मैं स्टेशन तक उनके
उनके साथ हो लिया। रास्ते में बोले, प्रभात, अब कुछ ही दिनों में ये दोनों, उनका मतलब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त से था, देश की संपत्ति हो जाएंगे। तब हमारे पास इनकी याद भर रह जाएगी। तब तक के लिए मेहमान समझकर इनकी आराम तकलीफ का ध्यान रखना। उस दिन रास्ते भर वे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की ही बातें करते रहे। वे भगत सिंह को इस काम के लिए भेजने के पक्ष में नहीं थे। सुखदेव और भगत सिंह की जिद के सामने सिर झुकाकर उन्हें यह फैसला स्वीकार करना पड़ा, लेकिन अंदर ही अंदर भगत सिंह को खोने के विचार से वो दुखी थे। इसके आगे की कहानी बाबू कृष्णमूर्ति अपनी किताब आजाद द इनविंसिबल में लिखते हैं। जिस दिन भगत सिंह को असेंबली में बम फेंकना था, आजाद, भगवती चरण, सुखदेव और वैशम पायन भी असेंबली के अंदर पहुंच गए। जैसे ही प्रश्नकाल शुरू हुआ, आजाद खड़े हो गए। भगत सिंह और दत्त ने उनकी तरफ देखा। आजाद ने हाथ के इशारे से उन्हें विदा ली और संकेत दिया कि वे अपना काम जारी रखें। जैसे ही जॉर्ज शूस्टर ने खड़े होकर बिल के बारे में बोलना शुरू किया, भगत सिंह ने बम फेंका। बम की डरा देने वाली आवाज और उठते हुए धुएं के बीच भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने नारा लगाया, इंकलाब जिंदाबाद, HSRA जिंदाबाद, और उन्होंने असेंबली में पर्चे फेंकने शुरू कर दिए। बम की आवाज से असेंबली में भगदड़ मच गई। चंद्रशेखर आजाद उसी दिन झांसी के लिए निकल गए। इसके आगे की चर्चा करते हुए शिव वर्मा लिखते हैं, असेंबली बम कांड के कुछ दिनों के बाद वो चंद्रशेखर आजाद से झांसी में मिले। वहां पर उन लोगों के सामने दो योजनाएं थीं। पहला, जब देहरादून में वायसराय शिकार खेलने आए तो उस पर बम फेंकने की, और दूसरा, दिल्ली से लाहौर ले जाते समय बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को छुड़ाने की। इन्हीं दो योजनाओं पर शिव वर्मा को चंद्रशेखर आजाद से मिलकर चर्चा करनी थी। उस समय क्रांतिकारियों का हेडक्वार्टर सहारनपुर में हुआ करता था और सहारनपुर से ये दोनों योजनाएं आसानी से संचालित की जा सकती थीं। इस मीटिंग में दोनों योजनाओं पर गहरी चर्चा करने के बाद चंद्रशेखर आजाद ने अपने दोनों साथियों भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को छुड़ाने वाली योजना पर ज्यादा जोर दिया। जीवन के आखिरी समय तक चंद्रशेखर आजाद धोती और कुर्ता पहना करते थे, लेकिन कुर्ते के ऊपर वो जैकेट जरूर से पहना करते थे ताकि जैकेट के अंदर वो आसानी से हथियार को छुपा सकें। क्रांतिकारी दुर्गा भावी लिखती हैं, आजाद कभी बिस्तर पर नहीं सोते थे। वो आमतौर से जमीन पर पुराने अखबार बिछाकर उसी पर सो जाया करते थे। वो बहुत कम खाना खाते थे। उनकी रोज की खुराक थी सिर्फ 2 फुलके और गुड़ के 2 टुकड़े। अगर वो भी उन्हें नसीब नहीं होती थी तो वे 1 आने का भुना चना खरीद कर खा लेते थे। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद अपने एक साथी सुखदेव राज के साथ बैठे बातें कर रहे थे। तभी सामने एक मोटर कार आकर रुकी। उस मोटर कार से एक अंग्रेज अफसर नाट बाबर और 2 कांस्टेबल सफेद कपड़ों में नीचे उतरे। सुखदेव राज लिखते हैं कि मोटर खड़ी होते ही हम लोगों का माथा ठनका। गोरा अफसर हाथ में पिस्तौल लिए सीधा हमारी तरफ आया और पिस्तौल दिखाकर हम लोगों से अंग्रेजी में पूछने लगा, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? आजाद का हाथ अपनी पिस्तौल पर था और मेरा अपनी। हमने उसके सवाल का जवाब गोली चलाकर दिया, मगर गोरे अफसर की पिस्तौल पहले चल गई और उसकी गोली आजाद की जांघ में जा लगी। आजाद की गोली गोरे अफसर के कंधे पर लगी। दोनों तरफ से गोलियां चल रही थीं। अफसर ने दौड़कर पेड़ की आड़ ली। उसके सिपाही कूदकर नाले में जा छुपे। इधर हम लोगों ने जामुन के पेड़ की आड़ ली। 1 मिनट की लड़ाई रुक सी गई। तभी आजाद ने मुझसे कहा, मेरी जांघ में गोली लग गई है, तुम यहां से निकल जाओ। जब इस गोलीबारी के दौरान चंद्रशेखर आजाद को जांघ और पेट में गोली लग चुकी थी और उन्होंने देखा कि अब यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तो उन्होंने खुद पर वार किया और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बाद में एक इंटरव्यू में नाट बाबर ने बताया, ठाकुर विश्वेश्वर सिंह से मेरे पास संदेश आया कि उन्होंने एक व्यक्ति को अल्फ्रेड पार्क में देखा है जिसका हुलिया चंद्रशेखर आजाद से मिलता है। मैं अपने साथ मोहम्मद जमान और गोविंद सिंह कांस्टेबल को ले गया। मैंने कार खड़ी कर दी और उन लोगों की तरफ बढ़ा। करीब 10 गज की दूरी से मैंने उनसे पूछा कि वो लोग कौन है। जवाब में उन्होंने पिस्तौल निकालकर मुझ पर गोली चला दी। मेरी पिस्तौल पहले से तैयार थी, मैंने भी उन पर गोली चला दी। जब मैं मैगजीन निकालकर गोली भर रहा था, आजाद ने मुझ पर गोली चलाई जिससे मैगजीन मेरे हाथ से नीचे गिर गई। तब मैं पेड़ की तरफ भागा। इसी बीच विश्वेश्वर सिंह रेंग कर झाड़ में जा पहुंचा। वहां से उन्होंने आजाद पर गोली चलाई। जवाब में आजाद ने भी गोली चलाई जो विश्वेश्वर सिंह के जबड़े पर लगी। जब जब मैं दिखाई देता, आजाद मुझ पर गोली चलाते रहे। आखिर में वो पीठ के बल गिर गए। शहीद होने के बाद जब चंद्रशेखर आजाद के शव की तलाशी ली गई तो उनकी जेब से 448 रुपए और 11 गोलियां पाई गईं। नाट बाबर को भी 3 गोलियां लगी थीं और चंद्रशेखर आजाद को 5 गोलियां लगी थीं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद की जान उनकी खुद की गोली से गई थी। वो अक्सर कहा करते थे, दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। विश्वनाथ वैशम पायन लिखते हैं, आजाद का शव चूंकि भारी था इसीलिए उसे स्ट्रेचर पर नहीं रखा जा सका। चंद्रशेखर आजाद चूंकि ब्राह्मण थे इसीलिए पुलिस लाइन से ब्राह्मण रंगरूट बुलवाकर उन्हीं से उनके शव को उठाकर लॉरी में रखवाया गया। इसी बीच कांग्रेस नेता पुरुषोत्तम दास टंडन अल्फ्रेड पार्क पहुंच गए।
लेकिन इससे पहले कि वो वहां पहुंचते, आजाद का शव लेकर लॉरी वहां से चल पड़ी थी। कमला नेहरू और पुरुषोत्तम दास टंडन रसूलाबाद के घाट पर पहुंचे और इससे पहले कि वो वहां पहुंचते, चंद्रशेखर आजाद का शव जल चुका था। चंद्रशेखर आजाद की अस्थियों को एकत्रित कर उनके रिश्तेदार शिव विनायक मिश्र शहर ले आए। उनकी अस्थियों को एक लकड़ी की तख्त पर चादर के ऊपर रखा गया और उन अस्थियों का सारे शहर में जुलूस निकाला गया। सारे शहर में उनकी अस्थियों पर फूल बरसाए गए और उस दिन सारे शहर में हड़ताल रही। आगे विश्वनाथ वैशंपायन अपनी किताब अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद में लिखते हैं, सीआईडी सुपरिटेंडेंट ने स्वीकार किया कि उन्होंने चंद्रशेखर आजाद जैसे निशानेबाज बहुत कम देखे हैं, खासकर उस समय जब उन पर 3 तरफ से गोलियां चलाई जा रही हों। यदि पहली गोली आजाद की जांघ में ना लगी होती तो पुलिस के लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो जाती, क्योंकि नाट बाबर के हाथ पहले ही बेकार हो चुके थे। चंद्रशेखर आजाद की पिस्तौल जिसे वो यूज किया करते थे आज प्रयागराज के संग्रहालय में मौजूद है। जिस पेड़ के नीचे चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे, वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठी होने लगी। लोग वहां पे फूल मालाएं चढ़ाने लगे, लोग वहां पर दीपक जलाने लगे। वहां की मिट्टी तक उठाकर लोग अपने घर ले जाते थे ताकि वो उसकी पूजा कर सकें। जब ये सब अंग्रेज सरकार को पता चला तो उन्होंने रातों रात उस जामुन के पेड़ को कटवाकर फेंकवा दिया और वहां की जमीन समतल करवा दी। बाद में चंद्रशेखर आजाद के चाहने वालों ने वहां पर एक नया जामुन का पेड़ लगाया और फिर से लोग वहां पर दीपक जलाने लगे और फूल मालाएं चढ़ाने लगे। शायद इसी भविष्य को देखकर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने वो लाइनें लिखी थी, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। चंद्रशेखर आजाद का सारा जीवन हम सबके लिए विपरीत परिस्थितियों का बहादुरी से सामना करने, अपने कर्तव्य के लिए अपनी जान दांव पर लगा देने और कितने ही उतार चढ़ाव आने के बाद अंतिम सांस तक संघर्ष करने का कहीं ना मिलने वाला उदाहरण है। और अंत में मैं आपको राम प्रसाद बिस्मिल की लिखी हुई कुछ पंक्तियां सुनाता हूँ। हाथ जिनमें हो जुनू कटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से, और भड़केगा जो 16 सा हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, चर्चा अपने कत्ल का अब दुश्मनों के दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।